डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे वीडियो का ज्योमेट्री का। ज्योमेट्री में हमारा जो बेसिक चल रहा था, उस बेसिक में हम ले रहे थे लाइन और एंगल। तो लाइन और एंगल के अंदर हमने कुछ चीजें देखी थी और आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो हमने एंगल के कुछ बेसिक टाइप्स देखे थे। आज हम चलते हैं लाइन की तरफ। लाइन की डेफिनेशन मैं आपको कल बता चुका हूँ और लाइन क्या होती है ये भी बता चुका हूँ। अभी हम देखेंगे लाइन से क्या क्या कुछ हो सकता है हमारी ज्योमेट्री में। क्योंकि मैं आपको सच बात बोलूं, एक लाइन ही है जिसमें पूरी ज्योमेट्री आपकी इंक्लूड हुई है। पूरी ज्योमेट्री आपकी लाइन पे बेसिस है। लाइन से ही मैं 1D 2D और 3D तीनों टाइप की डायमेंशन बना सकता हूँ। 1D और 2D और 3D। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लाइन के अंदर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? लाइन के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। देखो, पैरेलल लाइंस को हिंदी में बोलते हैं अपन समांतर रेखाएं। क्या होती है समांतर रेखाएं? नाम से भी पता लग रहा है अपन लोगों को। क्या समानांतर यानी कि दो रेखाएं जिनके बीच में डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, या कह सकते हैं ऐसी रेखाएं जो कभी भी नहीं काटती है। इंग्लिश में बोलूं, लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर इन होल यूनिवर्स। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी पैरेलल लाइंस। अगर मैं डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझाऊं आपको तो क्या होगा? जैसे ये मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर दी, दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। देख रहे हैं अपन यहाँ पे ए और बी, सी और डी, ये दोनों लाइंस क्या है? हमारी पैरेलल है। अब इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कांस्टेंट है। यहाँ देखें हम, परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत दूरी। जैसे ये दूरी है, ये कांस्टेंट बनी हुई है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये डिस्टेंस बनी हुई है कांस्टेंट। अब पैरेलल लाइंस को लिखने का तरीका क्या होता है? पैरेलल लाइंस को लिखने का तरीका होता है ए बी, बीच में दो लाइंस सी डी। लिखा अपन ने, ये एक तरीका है लिखने का ज्योमेट्री के अंदर पैरेलल लाइंस को, ए बी पैरेलल सी डी। तो ये ए बी और सी डी का क्लियर समझ में आ गया। डेफिनेशन आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, खाली आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि समांतर रेखाएं क्या होती है। और कॉन्सेप्ट समांतर रेखाओं पे इतना सा नहीं बनता, समांतर रेखाओं पे कॉन्सेप्ट अब शुरू होगा। क्योंकि समांतर रेखाओं में क्या होता है कि समांतर रेखाओं जब तक नहीं मिलेगी तब तक कोई भी घटना नहीं होगी। जैसे आप जानते हो, अगर दो लोग एक ही रूम में बैठे हुए हो, अगर उनके बीच कोई कन्वर्सेशन नहीं हो तो कुछ भी इवेंट प्लेस नहीं हो सकता, कोई भी घटना नहीं हो सकती। ऐसे ही जब तक ये पैरेलल है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो इनके बीच में एक तीसरे व्यक्ति को लाना पड़ेगा, उसी के बाद तो घटनाएं शुरू होंगी और उसी से पूरी ज्योमेट्री का निर्माण होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि वो कौन सी घटना है जिसने इनके बीच में कुछ तकरार पैदा कर दी और कुछ ज्योमेट्री के नए नियम हमारे सामने आ गए। तो शुरू करें। तो सेकंड जो इनके बीच में जो तकरार पैदा करने वाला एलिमेंट आया था, उसका नाम है तिर्यक रेखा। क्या नाम है? तिर्यक रेखा। क्या होती है भाई तिर्यक रेखा? तिर्यक रेखा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं भाई इसको ट्रांसवर्स लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन क्या करती है? ट्रांसवर्स लाइन कुछ नए रूल बनाती है ज्योमेट्री में। तो देखें एक एक करके। ये मेरी पैरेलल लाइंस थी, दोनों दोनों ए बी और सी डी। अब इनके बीच में जब मैं तिर्यक लाइन एक लेके आया तो तिर्यक लाइन इस तरह से इसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। इन दोनों के रिश्तों में क्या है? दरार ला दी इसने। ये है पी क्यू, मेरी तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा क्या करेगी? अगर आप ढंग से देखो, अगर थोड़ी गंदी नजरों से अगर मैथमेटिक्स को देखोगे तो आप बहुत अच्छे सवालों कर पाओगे। देखो यहाँ पे कितने सारे एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 टाइप के एंगल बन रहे हैं भाई। तो अगर हम देखें इनको, अगर मैं नंबरिंग दे दूं तो देखो नंबरिंग दे देते हैं हम इनको 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे 8 टाइप के एंगल्स यहाँ पे बन चुके हैं। अब इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा डेफिनेटली, तभी हम इनको पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बिना रिलेशन के तो कुछ करने वाले नहीं है अपन ज्योमेट्री के अंदर। तो देखो सबसे पहले एक चीज देखना, लाइन से ये ऊपर क्या दिख रहा है आपको? 1। इसको लिखूंगा कैसे? एंगल 1 कैसे लिखते हैं? ऐसे एल बनाएंगे अपन त्रिछा और उस पर 1 लिख दिया अपन ने। इसका मतलब हो गया एंगल 1। अब एंगल 1 जो है हमारा इक्वल होता है एंगल 5 के। एंगल 1 किसके इक्वल होता है? एंगल 5 के। इसी तरह से एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। एंगल 2 किसके होगा? एंगल 6 के। और एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। क्या चीज है ये? मैंने क्या लिखा है सामने? इनको बोलते हैं भाई अपन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। हिंदी में बोले तो बोलते हैं इनको अपन संगत कोण। अब आप लोग पूछोगे सर ये आया कहां से? संगत कोण ये बराबर किस तरीके से हो गए? तो देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, अगर दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर बराबर नहीं हुए, मेरी बात समझ लो ध्यान से,
अगर 1 और 5 बराबर नहीं हुए तो होगा क्या, ये लाइन थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी या नीचे हो जाएगी, तभी हो सकता है 1 और 5 अलग अलग हो। ठीक है, मैं वो केस ले रहा हूं जब एंगल 1 और 5 बराबर नहीं हो। अगर एंगल 1 और 5 बराबर नहीं होंगे तो जैसे एक तो ये है मेरा, अगर 5 वाली लाइन है मेरी ये, अगर इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं या ऊपर कर दूं, इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, एंगल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल चेंज होगा, ऐसी लाइन भी क्या नहीं रहेगी मेरी, पैरेलल नहीं रहेगी। अगर समांतर रेखा को रखना है अपने को तो इस एंगल को इस एंगल के क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। इसी तरह से 2 को 6 के, 3 को 7 के, 4 को 8 के, इनको बोलते हैं अपन संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। ये पहली कॉन्सेप्ट है। दूसरी कॉन्सेप्ट आपको बताना जा रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका अल्टरनेट एंगल। ओके, अल्टरनेट एंगल हमारा सेकंड एंगल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। अल्टरनेट एंगल क्या होता है, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण को लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ज्योमेट्री के मैक्सिमम क्वेश्चंस में अल्टरनेट एंगल की और एक आपके कॉन्सेप्ट आगे आने वाली है, दो जनरली क्वेश्चंस में लगती है। तो अल्टरनेट एंगल को पहचानने का तरीका बहुत गजब का बताता हूं आप लोगों को। आप लोगों ने इंग्लिश में एक शब्द पढ़ा होगा, एक लेटर पढ़ा होगा, जेड। बस जहां भी ये आकृति दिखेगी वहां पे हमारा अल्टरनेट एंगल ड्रॉ हो रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूं तो देखो आप लोग ध्यान से, क्या ये जेड बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा है जेड। इस जेड में देखो एंगल 4, और एंगल क्या आ रहा है आपका, उल्टा जेड बना रहे हैं अपन तो एंगल ये वाला आ रहा है 7। ये क्या है, हमारे ऑल्टरनेट एंगल है। इसी तरह से एक जेड और बन रहा है यहाँ पे, देखो सीधा वाला जेड बना के देखते हैं अपन, ये वाला जेड भी बन रहा है। इसमें क्या है, एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों में क्या है, एकांतर कोण है हमारे। तो एकांतर कोण को भी लिख लें अपन एक साइड में, ये आप लोग नोट कर लेना, पॉज करके वीडियो को आराम से, नोट्स को अच्छे से मेंटेन करो भाई, क्योंकि ये नोट्स आपको जब तक आप कहीं एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो जाते तब तक ये सब चीजें काम में आने वाली है। तो प्लीज इनको नोट कर लेना आप लोग। अभी मैं एकांतर कोण के बारे में लिख रहा हूँ यहाँ पर साइड में। तो एकांतर कोण की एक ट्रिक तो आपने देख ली कि जब भी जेड बन रहा हो जहां पे, तो हम अल्टरनेट एंगल को फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसके बारे में लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अगर मैं ज्योमेट्री को बड़ा करके दिखाऊं आप लोगों को, थोड़ा सा 100 गुना जूम करके दिखा रहा हूँ इस छोटी सी आकृति को, तो यहाँ देखो ये एंगल कितना है 3, और यहाँ पे ये एंगल दिख रहा होगा आपको 5। ये दोनों एंगल 3 और एंगल 5 क्या है मेरे, एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर भाई। अब एक चीज याद रखना, जेड तो बनना चाहिए, लेकिन जेड के जो ये ऊपर नीचे की लाइन है ना, ये पैरेलल होना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि हम सारी कॉन्सेप्ट किस पे पढ़ रहे हैं, पैरेलल पे पढ़ रहे हैं, तो पैरेलल होना बहुत नेसेसरी है। इसी तरह से एक उल्टा जेड और बन रहा है, देखो अगर आप लोग देख पा रहे हो तो एक उल्टा जेड और बन रहा है हमारा, यहाँ पे ये वाला बन रहा है ना। इसमें एक एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल 4, और यहाँ कौन सा आ रहा है, ये देखो इस तरह से देखिए एंगल क्या आ रहा है 6। ये दोनों भी क्या है हमारे, एकांतर कोण है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये भी क्या है मेरा, एकांतर कोण है भाई। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये तो हो गया हमारे दो तरीके कोण, एक तो संगत कोण, दूसरा एकांतर कोण। अब तीसरा जो कोण आता है हमारा, वो होता है इंटरनल एंगल, जिसको हम बोलते हैं आंतरिक कोण। आंतरिक कोण का कॉन्सेप्ट ये होता है भाई कि आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब अगर आपसे पूछूं कि आंतरिक कोण कहाँ है भाई, तो एक चीज मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताई थी कि आंतरिक कोण क्या होते हैं, अंदर होते हैं, और बाह्य कोण कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं। तो इन रेखाओं के अंदर जो कोण बने हुए हैं एक तरफ के, वो अपने आप में आंतरिक कोण कहलाएंगे। जैसे अपन देख सकते हैं एंगल 4 और एंगल 5, ये दोनों क्या है, आंतरिक कोण, और इन दोनों का सम योग कितना होगा, 180 डिग्री। लिख सकता हूं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों क्या है भाई, आंतरिक कोण है। क्या है, आंतरिक कोण। ठीक है, इसी तरह से क्या आपको एक और आंतरिक कोण का पेयर दिख रहा है, एंगल 3 और एंगल 6, ये भी क्या कहलाते हैं मेरे, आंतरिक कोण। एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये भी क्या होता है मेरा, 180 डिग्री होता है। हो गए भाई, तीन टाइप के एंगल हो गए हमारे, पहला एकांतर कोण, सॉरी संगत कोण, दूसरा एकांतर कोण, और तीसरा आंतरिक कोण। अब चौथा एक इंपॉर्टेंट एंगल और है जो आप लोगों को समझा देता हूं, इसको पहले रफ कर देते हैं अपन, और फिर इसके बाद में चौथा एंगल देखते हैं क्या है जो इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। चौथा जो हमारा एंगल है वो है शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब कोई भी दो लाइंस, जब कभी भी कोई भी दो लाइंस अगर क्रॉस करें एक दूसरे को इस तरह से, अगर ये क्रॉस करें तो ये जो आमने सामने के कोण होते हैं भाई, इनको ही बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। जैसे ये आपस में हो गए, इसी तरह से ये भी आपस में हो गए। ठीक है,
अब जैसे आप पूछना चाहो सर ये बराबर क्यों होते हैं वर्टिकल अपोजिट, तो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ कि क्यों होते हैं ये। सपोज मैं मान लेता हूँ कि ये छोटा एंगल मेरा कितना है, थीटा। अब आप लोगों को कल मैंने एक एंगल पढ़ाया था स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है, 180 डिग्री का। अगर ये थीटा है और ये पूरी एक लाइन है हमारे पास में ये वाली, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस थीटा। सही बात है। ये वाली लाइन पे, लाइन का नाम दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ए बी और सी डी। तो इस ए बी रेखा पर ये थीटा है तो कितना होगा, 180 माइनस थीटा। अब देखो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा इस सी डी रेखा पर बना हुआ है, इसका मतलब ये 180 माइनस थीटा है, तो ये कितना होगा वापस से, थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का योग भी तो 180 होना चाहिए। और इसी तरह से ए बी रेखा पर देखो वापस ये थीटा है, तो यहाँ कितना आएगा, 180 माइनस थीटा। तो देख लो आप, ये दोनों एंगल बराबर आ गए अपने, और ये दोनों एंगल क्या आ गए हमारे, बराबर आ गए। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है सवालों में। देखो डायरेक्ट सवाल तो मैं आपको सीधी बात बोलूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट कल और आज मैंने जो वीडियोज में आपको पढ़ाए हैं ना, वो सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग करके तो छोटे एग्जाम्स होते हैं ना अपने 4th ग्रेड या 3rd ग्रेड का कोई भी एग्जाम, 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड की कोई भी नौकरी हो आपकी, जैसे मैं बोलूँ आपसे एलडीसी क्लर्क वगैरह जहां भी मैथ्स आती हो, वहां पे डायरेक्ट इन्हीं कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछ लिए जाते हैं आपसे। अब कुछ अच्छे लेवल के, जैसे अपन बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की बात करें, या फिर अपन बात करें एसएससी सीजीएल मेंस की, या फिर अपन बात कर सकते हैं सीपीओ, भाई बहुत अच्छे सवाल आते हैं भाई, ठीक है। तो उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, कुछ और ज्योमेट्री मिक्स करके फिर सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो यहाँ तक एंगल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब देखो इसके अंदर मैं एक कॉन्सेप्ट और गजब की बताने वाला हूँ आप लोगों को, ताकि आपको कुछ समझ में आए, कुछ मजा भी आए कि हाँ कुछ पढ़ा हम लोगों ने। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, देखो अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल से आगे बढ़ के, वो है ट्राइंगल। क्योंकि एक सीक्वेंस है, लाइन, फिर अपना एंगल, फिर ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में अपन जानते हैं कि ट्राइंगल सबसे पहली शेप है, सबसे पहली बंद आकृति है जिसके बारे में हम ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं। तो ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल की स्पेलिंग होती है TRIANGL, ट्राइंगल, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं, त्रिभुज। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप लोगों ने खूब पढ़ा, 180 डिग्री होता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई क्यों होता है 180 डिग्री, बताएगा आप में से कोई भी? बिल्कुल समय ले लो, आप आराम से डिस्कस करना है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, और देखना कि कैसे होता है। अब मैं बता देता हूँ कैसे होता है, मैंने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया उसी पे बेस है, ए बी और सी, तीन कोण बन रहे हैं ये हमारे पास में। इसका नाम एंगल ए दे दिया मैंने, इसको एंगल बी और इसको एंगल सी। तो होता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। कैसे होता है देखते हैं। एक काम करता हूं मैं, इस बीसी रेखा के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखो एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, जो कि पैरेलल किसके है, बीसी के, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखना, क्या आपको जेड बना हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो ये जेड बना हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को, देखो ये वाला जेड आ रहा है, आ रहा है। अब जेड है तो ये अगर एंगल बी है तो ये भी क्या होगा, मेरा एंगल बी होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा भाई? क्योंकि यहाँ पे ये दोनों क्या है, एकांतर कोण है। सिमिलरली ये एंगल सी है मेरा, ये यहाँ भी एक जेड बन रहा है, देखो ये वाला जेड बन रहा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, एंगल सी। आपको पता है एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आती है, 180। ये आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ आपसे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ज्योमेट्री में कई बार लाइंस आपको हटानी भी पड़ेगी और कई बार अपनी तरफ से लगानी भी पड़ेगी, तब जाके अच्छे सवाल को कर पाओगे। तो मैंने वही प्रूफ सिखाने की कोशिश की है। ऐसे ही आप कोई भी कॉन्सेप्ट के अगर प्रूफ की तरफ आप जाओगे ना, आपका ब्रेन खुल जाएगा। और ध्यान रखना, ज्योमेट्री सिर्फ दिमाग को खोलने का एक तरीका है। अगर दिमाग आपका ओपन हो जाएगा, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाएगी, तो आप ज्योमेट्री के सवालों को आसानी से कर पाओगे। सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अपन। तो सेकंड कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है भाई, ट्राइंगल में ही एक कॉन्सेप्ट और चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। वो क्या है, आपने ट्राइंगल को एक्चुअली देखा नहीं ढंग से, इसलिए आपको पता होता मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी। मैं बात कर रहा हूँ बाह्य कोण की, एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं, 3। आंतरिक कोण कितने हो गए, 3। ये तीनों आंतरिक कोण हो गए भाई। 3 ही बाह्य कोण होते हैं। कैसे? जब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं यहाँ पे, क्या तो ये वाला जो एंगल है बाह्य कोण हो गया। अगर इस लाइन को अगर आगे बढ़ाता हूं तो ये वाला कोण भी क्या हो गया, बाह्य कोण हो गया। सिमिलरली अगर इसको भी अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो ये भी क्या हो गया, मेरा बाह्य कोण हो गया। ठीक है भाई। अगर मैं पूछूं आपसे, बाह्य कोण भी बोलते हैं इसको, और एक दूसरा नाम और इसके बहिष्कोण। एक्चुअली क्या, हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, ज्योमेट्री में इतने सारे नाम लोगों ने साहित्य में से उठा के रख दिए यहाँ पे कि बच्चा यही कंफ्यूज रहता है कि सर ये कोटि पूरक क्या होता है, अनुपूरक क्या होता है।
इसीलिए कहता हूँ इंग्लिश के वर्ड्स जो आपको लिखता हूँ साइड में उनको भी थोड़ा लर्न करो ताकि आप लोगों को आसानी हो, क्योंकि एसएससी के अंदर मेंस में और प्री में दोनों में ही पेपर तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में आता है, लेकिन आप जब ऑनलाइन एग्जाम देते हो ना तो एक बार में आपको एक ही लैंग्वेज शो होती है, तो बेटर है इंग्लिश में अगर अपने आप को ले आओगे आप तो कुछ क्वेश्चंस में जो हिंदी में गलती आती है उससे आप बच पाओगे, इसलिए आपको बोल रहा हूँ मैं। तो इनको इंग्लिश में एक ही वर्ड है इसके लिए, एक्सटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। आपसे एक क्वेश्चन इस पे बेसिस आता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ठीक है, सिंपल प्री के अंदर पूछा हुआ सवाल है आपके सीजीएल के अंदर 2012 के आसपास, तो 12 में या 13 में पूछा हुआ है। तो देखो ये एंगल क्या है हमारा ए, ये है एंगल बी और ये एंगल सी, ठीक है भाई। अब यहां से एक चीज देखना, ये एंगल सी है तो ये कितना होगा 180 माइनस सी, बात सही है, क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल कितने का है 180 का है। इसी तरह से ये कितना होगा 180 माइनस ए, और ये कितना होगा 180 माइनस बी, सही है बात भाई। अब अगर आपसे पूछा है बहिष्कोण, ये बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो इन तीनों को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं यहाँ पे, तो देखो जोड़ के देखते हैं अपन कितना आता है, 180 माइनस ए प्लस 180 माइनस बी प्लस 180 माइनस, सही है भाई, यही आएगा हमारा सम। इन तीनों को जोड़े कितना आएगा 18 3 54, 540 माइनस ए प्लस बी प्लस। कुछ लोग बोलेंगे सर ये लाइन यहाँ से यहाँ कैसे आ गई सीधी, समझ नहीं आई बात। तो देखो बच्चों ये तीनों 180 को मैंने जोड़ दिया तो 540 आ गया, माइनस यहाँ से जब मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा ए फिर प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी का मान अभी हमने पढ़ा था कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से कितना आएगा 540 माइनस 180, हटाएंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। इसका मतलब त्रिभुज के तीनों बाह्य कोण या बहिष्कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, और इसके बाद हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।